अफसाना बड़े घर की बेटी। मुसन्निफ मुंशी प्रेमचंद। पार्ट 2। श्रीकंठ सिंह हर शंबा को अपने मकान आया करते थे। जुमरात का ये वाक़या था। 2 दिन तक आनंदी ने न कुछ खाया न पिया, उनकी राह देखती रही। आखिर शंबा को हस्बे मामूल शाम के वक्त वो आए और बैठकर कुछ मुल्की व माली ख़बरें, कुछ नए मुकदमात की तजवीज़ें और फ़ैसले बयान करने लगे और इस सिलसिले तकरीर 10 बजे रात तक जारी रहा। 2-3 घंटे आनंदी ने बेइंतहा इस्तराब के आलम में काटे और बारे खाने का वक्त आया। पंचायत उठी। जब तखलिया हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप ज़रा घर में समझा दीजिएगा कि ज़बान संभाल कर बातचीत किया करें, वरना नाहक एक दिन खून हो जाएगा। बीनी माधो सिंह ने शहादत दी, बहू बेटियों की ये आदत अच्छी नहीं कि मर्दों के मुंह लगें। लाल बिहारी वो बड़े घर की बेटी हैं तो हम लोग भी कोई कुर्मी कुहार नहीं हैं। श्रीकंठ आखिर बात क्या हुई? कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलट पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को तो कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। वो भी बड़ी बैठी थी और ये हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, मिजाज तो अच्छा है? श्रीकंठ बोले, बहुत अच्छा है। यह आजकल तुमने घर में क्या तूफान मचा कर रखा है? आनंदी के तीरों पर बल पड़ गए और झंझलाहट के मारे बदन में पसीना आ गया। बोली, जिसने तुमसे ये आग लगाई है उसे पाँव तो मुँह झुलस दूं? श्रीकंठ इस कदर तेज क्यों होती हो? कुछ बात तो कहो। आनंदी, क्या कहूँ, किस्मत की खूबी है, वरना एक गंवार लौंडा जिसे चपरासी गिरी करने की भी तमीज़ नहीं, मुझे खड़ाओं से मारकर यूँ ना करता फिरता, मोटियाँ नोचवा लेती। उस पर तुम पूछते हो कि घर में तूफान क्यों मचा रखा है। श्रीकंठ, आखिर कुछ कैफियत तो बयान करो, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं। परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे गोश्त पकाने को कहा। घी पाव भर से कुछ ज़्यादा था, मैंने सब गोश्त में डाल दिया। जब बैठा तो कहने लगा, दाल में घी नहीं है। बस उसी पर मेरे मैकों को बुरा कहने लगा। मुझसे बर्दाश्त ना हो सकी। बोली कि वहाँ इतना घी नायक कुमार खा जाते हैं और किसी को खबर भी नहीं होती। बस इतनी सी बात पर उस जालिम ने मुझ पर खड़ाओं फेंक मारी। अगर मैं हाथ से ना रोक लेती तो सर फट जाता। उससे पूछो कि मैंने जो कुछ कहा है सच है या झूठ है। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गईं। बोले, यहाँ तक नौबत पहुँच गई? ये लौंडा तो बड़ा शरीर निकला। आनंदी रोने लगी, जैसे औरतों का कायदा है, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहता है। औरत के आंसू मर्द के गुस्से पर रोगन का काम करते हैं। श्रीकंठ के मिजाज में तहम्मुल बहुत था, उन्हें शायद कभी गुस्सा आया ही नहीं था। मगर आनंदी के आंसुओं ने आज जहरीली शराब का काम किया। रात भर करवटें बदलते रहे। सवेरा होते ही अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब मेरा निभा इस घर में ना होगा। ये और इसी मानी के दूसरे जुमले ज़ुबान से निकालने के लिए
श्रीकंठ ने अपने कई हमजोलियों को 12 आड़े हाथों लिया था। जब उनका कोई दोस्त उनसे ऐसी बातें कहता तो वो उसका मजाका उड़ाते और कहते तुम लोग बीवियों के गुलाम हो, उन्हें काबू में रखने के बजाय खुद उनके काबू में हो जाते हो। मगर हिंदू मुश्तरका ख़ानदान का ये पुरजोश वकील अपने बाप से कह रहा था, दादा अब मेरा निभाव इस घर में ना होगा। नासिर की ज़ुबान उसी वक्त चलती है जब तक वो इश्क के करिश्मों से बेखबर रहता। आजमाइश में आकर ज़ब्त और इल्म रुखसत हो जाते। बीनी माधो सिंह घबरा कर उठ बैठे और बोले, क्यों? इसलिए कि मुझे भी अपनी इज्जत का कुछ थोड़ा बहुत ख्याल है। आपके घर में अब हट दर्मी का बर्ताव होता है। जिनको बड़ों का अदब होना चाहिए वो उनके सर चढ़ते हैं। मैं तो दूसरों का गुलाम ठहरा, घर पर रहता नहीं और यहाँ मेरे पीछे औरतों पर खड़ौन और जूतों की बौछार होती। कड़ी बात तो मजाका नहीं, कोई एक की दो कह ले। यहाँ तक तो जब्त कर सकता हूँ, मगर ये नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात और घूंसे पड़े और मैं दम न मारूं। बीनी माधो सिंह को जवाब न दे सके। श्रीकंठ हमेशा उनका अदब किया करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर लाजवाब हो गया। सिर्फ इतना बोला, बेटा तुम अक्लमंद होकर ऐसी बातें करते हो। औरतें इसी तरह घर तबाह कर देती हैं। उनका मिजाज बहुत बढ़ाना अच्छी बात नहीं। श्रीकंठ, इतना मैं जानता हूँ, आपकी दुआ से ऐसा अहमक नहीं हूँ। आप खुद जानते हैं कि इस गांव के कई ख़ानदानों को मैंने इलायदगी की आफतों से बचाया। मगर जिस औरत की इज्जत व आबरू का मैं ईश्वर के दरबार में जिम्मेदार हूँ, उस औरत के साथ ऐसा ज़ल्माना बर्ताव मैं नहीं कर सकता। आप यकीन मानिए, मैं अपने ऊपर बहुत जब्र कर रहा हूँ कि लाल बिहारी को गोशुमारी नहीं कर सकता। अब बीनी माधो सिंह भी गर्मा गए। ये कुफर ज़्यादा न सुन के बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो तुम उसके कान पकड़ो। मगर लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। औरत के पीछे जी नहीं, उसकी गुस्ताखी और बेरहमी के बायस। दोनों आदमी कुछ देर तक खामोश रहे। ठाकुर साहब लड़के का गुस्सा कुछ धीमा करना चाहते थे, मगर ये तस्लीम करने के लिए तैयार न थे कि लाल बिहारी से कोई गुस्ताखी या बेरहमी वक़ू में आई। इसी असना में कई और आदमी हुक्का और तंबाकू उड़ाने के लिए आ बैठे। कई औरतों ने जब सुना कि श्रीकंठ बीवी के पीछे बाप से हमादा जंग है तो उनके दिल बहुत खुश हुए और तरफैन का शिकवा हमेश बातें सुनने के लिए उनकी रूहें तड़पने लगी। कुछ हासिद भी इस गांव में थे जो इस ख़ानदान की सलामत रवि पर दिल में जलते थे। श्रीकंठ अपने बाप से दबता था, इसलिए वो ख़तावार है। उसने इतना इल्म हासिल किया, ये भी उसकी ख़ता है। बीनी माधो सिंह बड़े बेटे को बहुत प्यार करते हैं, ये बुरी बात है। वो भला उसकी सलाह के कोई काम नहीं करते, ये उनकी हमाकत है। उन ख्यालात के आदमियों की आज उम्मीदें भर आईं। हुक्का पीने के बहाने से, कोई लगान की रसीदें दिखाने के हीले से आकर बैठ गए। बीनी माधो सिंह पुराना आदमी था, समझ गया कि आज ये हजरात फूले नहीं समाते। उसके दिल ने यह फैसला किया कि इन्हें खुश ना होने दूंगा, खा अपने ऊपर कितना ही जबर हो। यकायक लहजा तकरीर नर्म करके बोले, मैं तुमसे बिल्कुल बाहर नहीं हूँ।
तुम्हारा जो चीज चाहे करो। अब तो लड़के से खता हो गई। इलाहाबाद का नौजवान झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस घात को न समझ सका। अपने डिबेटिंग क्लब में उसने अपनी बात पर अड़ने की आदत सीखी थी, मगर अमली मुबाहिसों के दौर से वाकिफ न था। इस मैदान में वो बिल्कुल अनाड़ी था। बाप ने जिस मतलब से पहलू बदला था वहाँ तक उसकी निगाह न पहुँची। बोला, मैं लाल बिहारी संघ के साथ इस घर में नहीं रह सकता। बेटा, तुम अक्लमंद हो और अक्लमंद आदमी गंवारों की बात पर ध्यान नहीं देता। वो बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ खता हुई उसे तुम बड़े होकर माफ कर दो। उसकी ये हरकत मैं हरगिज माफ नहीं कर सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं ही रहूँगा। आपको अगर इससे ज़्यादा मोहब्बत है तो मुझे रुखसत भेजिए, मैं अपना बोझ आप उठा लूँगा। अगर मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए कि जहाँ चाहे चला जाए। बस ये मेरा आखिरी फैसला है। लाला बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर खड़ा चुपचाप बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वो उनका बहुत अदब करता था। उसे कभी इतनी ज़रूरत न होती थी कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए या हुक्का पी ले या पान खा ले। अपने बाप का भी उतना पास व लिहाज न करता था। श्रीकंठ को भी उससे दिली मोहब्बत थी। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घड़का तक नहीं। जब इलाहाबाद से आते तो ज़रूर उसके लिए कोई न कोई तोहफा लाते। मकदर की जोड़ी उन्होंने बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से ड्योढ़े जवान को नाग पंचमी से दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने खुश होकर अखाड़े में जाकर उसे गले से लगा लिया था और 5 रुपए के पैसे लुटा दिए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी जिगर जोश बातें सुनकर लाल बिहारी सिंह को बड़ा मलाल हुआ। उसे ज़रा भी गुस्सा ना आया। उसे ज़रा भी गुस्सा ना आया। फूट फूट कर रोने लगा। इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने फेल पर आप नादिम था। भाई के आने से एक दिन पहले उसका दिल हरदम धड़कता था कि देखो भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सामने कैसे जाऊंगा, मैं उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस उम्मीद के ख़िलाफ़ आज वो उन्हें अपनी सूरत से बेजार पाता था। वो जाहिल था, मगर इसका दिल कहता था कि भैया मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। अगर श्रीकंठ अकेला बुलाकर उसे 2-4 सख्त बातें कहते, बल्कि 2-4 तमाचे भी लगा देते तो शायद उसे मलाल न होता। मगर भाई का ये कहना कि अब मैं उसकी सूरत से नफ़रत रखता हूँ, लाल बिहारी से न सहा गया। वो रोता हुआ घर में गया और कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिससे कोई न समझे कि वो रोता था। तब आनंदी देवी के दरवाजे पर आकर बोला, भाभी, भैया ने ये फैसला किया है कि वो मेरे साथ इस घर में ना रहेंगे। वो अब मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो खता हुई है उसे माफ़ करना। ये कहते कहते लाल बिहारी की आवाज़ भारी हो गई।